In this video, I will share how I got more than 70% in 9 out of 10 subjects in CFA level 1. Hey guys, this is Aditya, CFA, investor, trader and mentor in stock markets. तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो मेरी पूरी जर्नी थी पूरे थ्रू CFA, मतलब फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3 एवरीथिंग. तो वो वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, बट वो थोड़ी लंबी थी एंड उस पर स्पेसिफिकली लेवल 1 के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स थी क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट level 1, level 2, level 3, all them together. So this particular video is all about CFA level 1, my journey there, how I scored a very good score. तो 9 out of 10 subjects में I got more than 70%. एंड बाय द वे, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो CFA का जो रिजल्ट होता है ना, वो थोड़ा डिस्क्रीट होता है. तो CFA डजंट टेल यू ईच एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स है कितने नहीं हैं. वो बेसिकली आपको बताएगा फर्स्ट आप पास हुए या फेल, राइट. लेट्स से कि वहाँ पे आ गया यू पास द स्कोर, और नीचे आपका आ जाएगा स्कोर. अब स्कोरिंग शीट वो कैसे देते हैं, दे हैव ईच एंड एवरी टॉपिक, और हर टॉपिक के लिए 3 कॉलम दिए होते हैं. लेट्स से यू स्कोर्ड लेस देन 50%, सेकंड कॉलम इज यू स्कोर्ड 50% टू 70%, थर्ड कॉलम इज यू स्कोर्ड मोर देन 70%. एंड जो भी जहाँ पे आप होगा वहाँ पर आपका एक कोलन मार्क आता है. सो दिस वॉज द ओल्ड तरीका. अब काफ़ी चेंज हो चुका है. आज के दिन अगर आप CFA दोगे तो आपको रिजल्ट में काफ़ी डिटेल मिलेगी एग्जैक्टली आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो. बट अर्लियर 2016 में तो ऐसी था. तो दिस इज माई स्कोर शीट. सो अब आई टेल यू माई फुल जर्नी फर्स्ट, देन आई विल गो ऑन टू माई स्ट्रैटेजी हाउ आई एक्चुअली स्टडीड फॉर इट. सो मैं तो कॉलेज गया नहीं था. तो माई मेन रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू द कॉलेज वॉज एक ही, क्योंकि मेरे को स्टॉक मार्केट्स में ही कुछ ना कुछ करना था. एंड अगर बैचलर्स डिग्री के लिए कॉलेज जाता तो कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं अबाउट स्टॉक मार्केट्स. वॉज जस्ट जनरल कॉमर्स इन्फॉर्मेशन जो कहीं भी मिल जाएगी. एंड ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है. सो आई वेंट फ्रॉम टू द कॉरेस्पॉन्डेंस रूट. एंड उसके बाद जब मैंने डिग्री ले ली आफ्टर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो अब मेरे पास ऑप्शन था टू एक्चुअली गो फॉर CFA. अब CFA के लिए मैं क्यों गया फर्स्ट, क्योंकि CFA से ज़्यादा डिटेल्ड एंड परफेक्ट सर्टिफिकेशन फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू मेक अ करियर इन फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट्स है ही नहीं. देर आर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, काफ़ी सारी हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी CFA इज़ लाइक अ गोल्डन सर्टिफिकेशन. इसके ऊपर नॉलेज वाइज आई थिंक दिस इज़ द एपिटमी फॉर स्टॉक मार्केट्स. सो अब मैं आपको आता हूँ कि मैंने अगस्त 2015 में आई वॉज श्योर कि मेरे को CFA करना है. उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे. एक दिसंबर में एग्जाम था विच इज़ दिसंबर 2015, या नेक्स्ट एग्जाम था जून 2016. सो आई डिसाइडेड कि मैं जून में लूँगा यार, क्योंकि जब मैं जा रहा हूँ तो आई वांटेड टू हैव टाइम, कि यार मेरे पास टाइम होना चाहिए. ऐसा ना हो जाए कि आई फ्लंक एंड ऑल, बिकॉज दैट वाज नॉट एट ऑल माई थिंग. मेरा था कि पूरी मेहनत करनी है बट क्लियर करना है, सिंपल एज दैट. सो मैंने दिसंबर के अलावा आई अप्लाइड फॉर जून. अब जून में अप्लाई करने वाला था तो आई सॉ दिस दैट CFA ऑफर्स अ स्कॉलरशिप. सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट लेट्स गो फॉर स्कॉलरशिप. तो स्कॉलरशिप की डेट थी, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वॉज September 2015. सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स गो फॉर इट. तो मैंने करके उस पर अप्लाई कर दिया. अब आई विल टेल यू अबाउट द CFA स्कॉलरशिप एंड वॉट डू दे वॉन्ट. बेसिकली CFA स्कॉलरशिप में यू कैन अप्लाई फॉर इट एंड वो आपसे पूछेंगे कि वाई शुड CFA गिव यू स्कॉलरशिप. सिंपल एज दैट, ये क्वेश्चन होता है. एंड अब मैनी पीपल इसको बोलते हैं कि इस पर मेन कंटेंट लिखते हैं ऑल अबाउट बेगिंग, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रहा था, मेरी लाइफ बहुत हार्ड है, इसलिए प्लीज़ मेरे को स्कॉलरशिप दे दो. अगर ऐसे लिखोगे तो आपको स्कॉलरशिप कोई चांस नहीं मिलने का. फर्स्ट यू हैव टू शो CFA आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, CFA इंस्टीट्यूट आप पे इन्वेस्ट कर रहा है. क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. एंड अगर आप CFA का टैग बेयर करते हो सो दैट विल अपहोल्ड CFA's लेवल. समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि अगर आप पर CFA का नाम लगा है तो लोग सोचेंगे हाँ यार CFA तो बहुत अच्छी डिग्री है, इस CFA ने इस आदमी को ऐसा पर्सनालिटी दी है, तो CFA का नाम बढ़ेगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल. व्हाई? बिकॉज CFA तो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इट्स नॉट अ पब्लिक इंस्टीट्यूट. प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो आई एम प्रिटी श्योर प्रॉफिट उनके दिमाग में होगा, और थोड़ा सा इमेज भी उनके दिमाग में होगी.
वो तो है ही, क्लियरली वो है उनके दिमाग में. सो थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट एंगल एंड शो करो कि अगर आपको CFA मिलेगा, सो हाउ विल यू मेक श्योर कि CFA का नाम बढ़ेगा. व्हाट आई शेयर्ड इज कि CFA का एक बहुत बड़ा मिशन है कि स्टॉक मार्केट्स का जो गैम्बल का जो वो है टैग है वो हटाना है. वो CFA का बहुत बड़ा मिशन है, CFA इंस्टीट्यूट का. मैंने इस पर ये लिखा था कि आई एम स्प्रेडिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एंड आई एम टेलिंग देम स्टॉक मार्केट नॉट अ गैम्बल. आई एम टेलिंग एवरीवन दैट स्टॉक मार्केट इज द प्लेस टू बी, प्लेस टू इन्वेस्ट. ये मेरा क्रक्स था, द कोर था ऑफ व्हाट आई डू. एंड आई टोल्ड देम एंड आई डेफिनेटली डिजर्व दिस डिग्री बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू लर्न CFA. व्हाई? बिकॉज इसका जो सब्जेक्ट्स हैं आई रियली वांट टू लर्न दैट. सिंपल एज दैट. इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग द CFA. मेरे को CFA का टैग नहीं चाहिए था. आई रियली वांट टू लर्न एवरीथिंग. सो मैंने ये सब कुछ लिखा था एप्लीकेशन में एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप. सो अराउंड मेरे को $1100-1200 देने थे फॉर द लेवल 1 क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस होती थी और CFA लेवल 1 की एग्जाम की फीस थी. सो द फीस ऑफ 1200 वॉट रिड्यूस टू $250. सो मेरे को बहुत अच्छा लगा है. एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली नवंबर को आई गॉट दिस ईमेल राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट वॉज परफेक्ट. सो इसलिए आई गॉट द स्कॉलरशिप. एंड अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हैव अ लुक कि उनकी फर्स्ट डेडलाइंस क्या हैं, डेट्स क्या हैं. जस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड राइट योर एप्लीकेशन इन दिस वे कि आप CFA का या फिर आप स्टॉक मार्केट्स का कैसे नाम अच्छा कर सकते हो, आप करते क्या हो और आप क्या करना चाहते हो, इसके बारे में लिखो. देन यू नो कि CFA की स्कॉलरशिप मिलना आसान तो नहीं है क्लियरली, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग स्कॉलरशिप इज मच हायर. सो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी पैसे बच जाएंगे. सो दिस वॉज अबाउट माई स्कॉलरशिप. अब आते हैं एग्जैक्टली माई स्टडी पैटर्न पर. मैंने कैसे कैसे पढ़ा. तो आई वॉज रिकमेंडेड कि मैं मेन करिकुलम की बुक्स लूँ. तो मेन करिकुलम जो हमारे बुक्स हैं, मतलब कि दोज बुक्स विच आर गिवन बाय CFA इंस्टीट्यूट देमसेल्व्स. सो वो बहुत लेंदी बुक्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज भी है, एटलीस्ट जो मेरे को लगा. सो आई क्लियरली वेंट फॉर द श्वाइजर नोट्स एंड दीज वर अमेजिंग. इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है. एंड अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली वाई आई प्रिफर श्वाइजर नोट्स ओवर द करिकुलम, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी. तो ओवरऑल आई प्रिफर श्वाइजर नोट्स एंड इससे ही मैंने पढ़ा था, पूरा पढ़ लिया था. सो अब एक चीज़ मेरे को आपको बात करनी है कि अब CFA का काफ़ी पैटर्न चेंज हो चुका है. मतलब पहले लेवल 1 के सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स थे पर ईयर और लेवल 2 लेवल 3 के एक एग्ज़ाम थे पर ईयर. तो अगर आप लेवल 2 में फ्लंक कर गए तो आपको 1 साल वेट करना था टू एक्चुअली अपीयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. अब वो काफ़ी चेंज हो चुका है. अब लेवल 1 के 4 एग्जाम्स हैं इन अ ईयर एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 के 2 एग्जाम्स हैं पर ईयर. सो इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप एक बार फ्लंक हो भी जाते हो, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. क्योंकि जो मेरा था कि अगर मैं लेट्स से लेवल 2 में फ्लंक कर गया, आई विल हैव टू वेट फॉर 1 फुल ईयर. 6 महीने बाद तो सब भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, तो फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी. बट आई एम श्योर कि अगर आप अभी उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम की कम हो जाएगी. बट सेइंग दैट स्टिल आपका कुछ प्लान बी होना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो ये प्लान रखोगे तो आप फेल हो जाओगे फॉर श्योर. प्लान ए होना चाहिए, आई विल क्लियर इट एंड आई विल फॉर श्योर क्लियर इट. मैं पूरी जान लगा दूंगा, क्लियर कर लूँगा. ये अप्रोच करो, आप एक शॉट में सारा एग्जाम्स कर लोगे एंड यू विल गो थ्रू CFA एग्जाम्स विद flying colors. ठीक है. So this was about changes in CFA right now. अब CFA level 1 exactly what is it? मतलब curriculum wise CFA Institute is basically preparing you कि आप ये 3 साल, assuming आप 3 साल में सारा कंप्लीट कर लेते हो, आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाओगे, बेसिकली लाइक अ पोर्टफोलियो मैनेजर. सो लेवल 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस, ऑफ everything you will need to go very deep into finance. So CFA level 1 is all basic stuff. Level 2 में we will go into deep concepts and level 3 में we will go into subjective concepts. Subjective मतलब उसमें written paper होता है and आपका खुद का opinion matters. तो आप अपने ओपिनियन के हिसाब से लिखोगे कि ये उसमें आएगा कि ये पर्सन ये करता है, ये करता है, ये करता है, उसकी सिचुएशन ये है, अब रेकमेंड करो कि उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए. सो वैसा है. तो लेवल 1 क्या है, बेसिक्स पर है. तो अगर यू आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड तो इट्स परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेवल 1 इज़ फॉर दैट ओनली. लेवल 1 इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू एवरीथिंग एंड ऑल्सो टू चेक कि
आप में कंसेप्ट्स इतने सारे अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में इतने सारे कंसेप्ट्स अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है कि नहीं। तो ये भी है क्योंकि इस पर कंसेप्ट्स काफ़ी सारे होते हैं, दे रिलेटिवली ईजी कंसेप्ट्स, ऐसे हार्ड नहीं होते, बट दे आर अ लॉट एंड ये सारे एक दिन में एग्जाम होता है पूरा, तो दैट इज़ अ ट्रिकी पार्ट। बट कंसेप्ट वाइज देखा है तो इट इज़ मोर लेस ईजी। अब सब्जेक्ट देखते हैं। तो अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है या फिर बीबीए किया है, फिर एनी कॉमर्स का आपने कोई भी डिग्री किया है, तो प्रोबेबली अबाउट 40 to 50% ऑफ द कोर्स यू ऑलरेडी नो, राइट। अगर आप बिल्कुल ही यूर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तब तो पूरा फ्रेश होगा आपके लिए, बट अगेन सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब देखते हैं एग्जैक्टली मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ाई की। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने ट्रेनिंग ली थी, आंसर इज येस। एंड डू आई रिकमेंड अ ट्रेनिंग इन CFA? द आंसर इज अगेन येस। वाई? बिकॉज इट रियली डजेंट टेल यू द मेन कॉन्सेप्ट। जो लोगों को लगता है कि वो आपको डीपली कॉन्सेप्ट बता देंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्लैरिटी जो आएगी वो सेल्फ स्टडी से ही आएगी, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट। बट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपके साथ करेगा, एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर आपको ही विल टेक यू थ्रू द कोर्स, एंड उस थ्रू द कोर्स पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है ईजी पार्ट, क्या है हार्ड पार्ट जिसमें आपको टाइम लगेगा, और क्या है बहुत ही ज़्यादा ईजी पार्ट जिसको आप बहुत ईजिली यू कैन गो विद एट अ मच हायर स्पीड वाइल रीडिंग एंड ऑल। सो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत एफिशिएंट होगा। तो अभी आप लेट्स से 2 घंटा लगा रहे हो, तो 2 घंटे की जो आपकी एफिशिएंसी है वो एटलीस्ट आपकी 3 आवर्स की एफिशिएंसी हो जाएगी, जो आप जनरली देते हैं विदाउट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो अगर आपको लेना चाहिए, मेरे ख्याल से 100% यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप जल्दी लो, ये नहीं कि आप 2-3 महीने पहले क्रैश कोर्स कर रहे हो CFA पर, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने तो मेरे ख्याल से इट इज़ ओनली सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आएंगे। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ कोर्स, एटलीस्ट 4 महीने 4 महीने पहले यू शुड हैव गॉन थ्रू द करिकुलम। दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया था, अब अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई सक्सेस इन CFA लेवल 1 वॉज कि मैं कैलेंडर्स बनाता था। कैलेंडर का क्या है, आई यूज टू मेक 4 कैलेंडर्स फॉर लेवल 1। फर्स्ट कैलेंडर क्या था, दिस कैलेंडर वॉज फ्रॉम लेट्स से नवंबर 2015 टू अप्रॉक्सीमेटली Feb 2016। सो मेरा टाइम था अप्रॉक्सीमेटली इस पर, एंड आई वुड बी स्पेंडिंग अबाउट लेट्स से 4 to 5 आवर्स पर वीक। नवंबर में तो बहुत कम करता था मैं, फरवरी में काफ़ी ज़्यादा हो गया था मेरा, तो इतना मैं देता था। एंड इस ये टाइम था मेरा फर्स्ट रीड का, तो फर्स्ट रीड मैंने किया पूरे करिकुलम की। एंड वन क्विक थिंग कि अगर आप पढ़ रहे हो करिकुलम, सो डोंट गेट स्टक ऑन वन टॉपिक, उसको टिक करो या फिर सर्कल मारो, कम बैक टू इट अगेन लेटर, वरना उसी में फंसे रहोगे और आगे नहीं बढ़ोगे। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट करते करते आपको, यू जस्ट हैव टू स्कीम थ्रू द कंसेप्ट। नाउ द सेकेंड वन इज March, April. So March, and you can say 1.5 months, March से 1.5 months, so let's say mid-April तक मेरा था कि I wanted to cover my first revision, and उसके बाद let's say within 21 days मेरा था कि I wanted to clear और go through the second revision also. अब आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट में 3 महीने, फिर 1.5 महीना, फिर 15-20 दिन, क्योंकि ये है बहुत ईजी। अगर आप एक बार समझ जाते हो कॉन्सेप्ट्स, तो वो सेम चीज़ पढ़ने का बहुत ईजी होता है। तो मैं अगेन क्या करता था, मेरे पास ऐसे करिकुलम की पूरी कॉपी है, राइट। तो जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट रिविजन, आई यूज टू अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो इससे क्या होता है, मेरे को स्टोरी, जैसे आप कोई नोट्स हैं उसमें पूरी स्टोरी दी हुई है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई जस्ट यूज टू अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को पढ़ना है इन माई नेक्स्ट रिविजन। तो मैं नेक्स्ट रिविजन में आई डेंट यूज टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द बुक, आई यूज जस्ट रीड द लाइन, जो अंडरलाइन लाइन जो मैंने की थी। तो अगर आप अंडरलाइन लाइन से हो गए, मेरी काफ़ी कॉन्टेंट अंडरलाइन था उस पर, यू कैन से अबाउट 15% ऑफ अ पेज वॉज अंडरलाइन। सो दिस इज हाउ आई सेव टाइम, एंड आई वेंट थ्रू, यू कैन से 3 बार आई हैव गॉन थ्रू द फुल करिकुलम। तो इनके लिए मैंने सेपरेट कैलेंडर बनाए थे। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको रियलिटी चेक देते रहते हैं एवरी टाइम। जब भी आप होता है ना कि थोड़ा सा ईजी रहते हो, 1-2 दिन लगता है कि चलो ठीक है हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, 3 महीने हैं, बट व्हेन यू सी द कैलेंडर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू सी कि आपको ये करना है और आपके पास सिर्फ इतना टाइम है, तो फिर मतलब
डर लगना स्टार्ट होता है, और वो डर विल डेफिनेटली ड्राइव यू अहेड, तो वो आपको थोड़ा मोटिवेट रखेगा कई बार. सो वो डर भी होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप बिल्कुल ईजी हो जाओगे तो एंड तक आपकी हाथ खराब हो जाएगी. और biggest reason of people flunking level 1 is not about they don't have any IQ or maybe they don't understand the concepts. It's about that they have such less time and they are going through the so many concepts in such less time, and that is the biggest reason why people actually don't clear it. So उसको नहीं करना, कैलेंडर रखोगे सब सॉर्टेड होगा. तो ये कैलेंडर था. और लास्ट पर मॉक एग्जाम्स थे. तो मॉक टेस्ट के लिए आई गेव एग्जैक्टली 1 month. तो मेरा लास्ट मंथ यू कैन से जस्ट बिफोर जून इज ऑल अबाउट मॉक. तो मैंने आई थिंक 8 तक तो दिए थे. 8 मॉक एग्ज़ाम्स तो मैंने दे दिए थे ईजिली, फुल मॉक एग्ज़ाम्स. एंड फुल मतलब कि यू कैन से फुल 2 एग्ज़ाम्स होते हैं. एक मॉर्निंग एग्ज़ाम होता है, एक इवनिंग एग्ज़ाम होता है. तो 8 फुल 2 एग्ज़ाम मैंने दिए थे मोर और लेस, आप ऐसे कर लो. तो आई डेफिनेटली गॉन थ्रू क्वाइट अलॉट. मैंने कई ज़्यादा करे थे क्योंकि मैनी पीपल आई नो दे एक्चुअली डोंट गो थ्रू दीज मैनी मॉक टेस्ट, बट स्टिल आई वेंट क्योंकि मेरे को कोई चांस छोड़ना नहीं था कि मैं फ्लंक हो जाऊँगा उससे, क्योंकि टाइम की भी एसेंस होता है. एंड आई न्यू कि अगर एक बार फ्लंक हो गया तो इट्स नॉट अबाउट मनी विच इज़ लॉस्ट, इट इज़ एक्चुअली द टाइम विच इज़ लॉस्ट, कि मेरा फिर 1 साल जाएगा पूरा. तो वो तो मेरे को नहीं करना था. तो दैट वॉज द रीज़न आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू क्लियर इट ऑफ. सो दिस वॉज हाउ आई प्लान्ड माई स्टडीज़. कैलेंडर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अब सब्जेक्ट्स पर आते हैं क्विकली. तो सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट थिंग इज़ एथिक्स. एथिक्स को एंड में रखो, एंड में पढ़ाई करो उसकी. और बट उसको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वेटेज हाई है. एथिक्स में कॉन्सेप्ट्स आर सच कि एक बार आप रीड करो, आपको लगेगा कि इसमें क्या पढ़ने की होता है, तो ऑब्वियस है, मेक सेंस. बट जब आप क्वेश्चंस आंसर करोगे तो उसमें जो ऑप्शंस आपको दिए होंगे वो इतने क्लोज होंगे कि आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे. सो मेरे ख्याल से एथिक्स इज़ नॉट अबाउट रीडिंग सो मच. 2-3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार पढ़ो, अंडरलाइन थिंग्स, बट उसके क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा करने हैं. तो उसके MCQs में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ पर आई फील क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. मतलब एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट अ लॉट, मतलब नॉट अ लॉट ऑफ सिचुएशंस थ्रू क्वेश्चंस कैन बी मेड इन लेवल 1. लेवल 2 लेवल 3 में चेंज होता है. तो क्वेश्चंस आप बहुत सारे कर लोगे तो यहाँ पे एथिक्स में यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ. फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये इट इज़ मोर लाइक स्टेटिस्टिक्स. अगर आपने BCom या कुछ भी बैचलर्स किया है तो प्रॉब्ली यू नो क्वाइट अ लॉट ऑफ इट, मोस्ट ऑफ इट इन फैक्ट. इकोनॉमिक्स भी, इट इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स जो हमने 12th में की है वो भी आती है. जो हमने बैचलर्स पे आपने की होगी, इकोनॉमिक्स आपने ली थी, इकोनॉमिक ऑनर्स किया तो यू नो एवरीथिंग, तो पूरा पूरा उसके अंडर आता है. बट अगर आपने BBA या फिर BCom ऑनर्स किया तभी भी यू हैव कवर्ड लाइक 90% ऑफ इकोनॉमिक्स. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस इज बेसिकली व्हाट, इट्स फाइनेंशियल शीट्स, एनालिसिस शीट देखना. एंड ये थोड़ा डिफरेंट होगा हमारे एंगल से. क्यों? क्योंकि जो इंडियन एंगल है ना वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आता है. एंड आई फील जो इंडियन पर्सपेक्टिव है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड हाउ टू रीड देम इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज, यू माइट डिफर फ्रॉम इट, दैट्स कंप्लीटली फाइन. तो उनका अमेरिकन पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं आपको. मतलब चीज़ सेम है, कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बट द पर्सपेक्टिव हाउ यू सी दिस कॉन्सेप्ट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, विच आई रियली लाइक. एंड इनफैक्ट मैं खुद स्टॉक मार्केट में हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था एंड मेरे लिए ज़्यादा कनेक्टेबल था, क्योंकि जो इंडियन सिस्टम है ऑफ एक्सप्लेन अकाउंट वो बहुत थियोरेटिकल है, रट्टाबाजी टाइप की ज़्यादा है उस पर. सो यहाँ पर आई फील दिस इज़ बेटर. बट अल्टीमेटली द थिंग इज सेम, बैलेंस शीट्स है, कैश फ्लो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो तो सब जगह सेम ही रहता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये भी अगर आपने कॉमर्स किया है या फिर कुछ भी किया है प्रोबेबली यू नो मोस्ट ऑफ इट, इट्स नॉट वेरी हार्ड. इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ये भी मोर और लेस काफ़ी कुछ हो ही जाता है. फिक्स्ड इनकम इज़ वन थिंग विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी वन. फिक्स्ड इनकम इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑलमोस्ट एवरी लेवल 1 स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि दिस इज़ वन थिंग विच इज़ कम्प्लीटली न्यू. यू विल नेवर हैव gone through it. And fixed income क्या है? It is basically about bonds, debentures, how to value them, how they go about it, what is yield curves and all. मतलब it is very interesting. अगर आप देखोगे तो it is very interesting, but it is very new. तो अगर जो न्यू चीज़ है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी ही, but again it is interesting, तो you will have fun, at least I did clearly. फिर आता है डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में क्या है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, गुड इंट्रोडक्शन. एंड ये भी
अगर आप ट्रेड करते हो तो हो जाएगा थोड़ा बहुत ईजिली, अगर आप ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट में, तो थोड़ा फंस सकते हो यहाँ पर, बट स्टिल हो जाएगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स क्या है? एक्विटी है, एक्विटी के अलावा कौन कौन से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है? जैसे कमोडिटीज़ हैं, रियल एस्टेट हैं, एंड करेंसी है, एंड सो मैनी थिंग्स, राइट। सो वो यहाँ पे आता है। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट मेरे को पूरे कार्यक्रम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। So this was about the subjects, and more or less again, if I just go through the full picture, अगर आपने कोई भी डिग्री की है इन कॉमर्स तो अबाउट 50 to 60% ऑफ द करिकुलम यू ऑलरेडी नो। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल ऑफ कोर्स मोर लेस सब कुछ नया होगा, बट इट इज़ वेरी मच डूएबल। वाई? बिकॉज लेवल 1 इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द बेसिक्स क्लियर। लेवल 2 एंड 3 में वो डीप जाते हैं। लेवल 1 इज़ अबाउट क्लियरिंग द बेसिक्स एंड जस्ट टू सी कि आप वो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ हैंडल कर सकते हो कि नहीं। सो ये था। अब मैं आपको बताऊँ मेरी स्ट्रैटेजी ऑन द मॉक एग्जाम्स विच आई फील कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील एवरी वन शुड डू इट। सो मॉक एग्जाम्स का टाइम सबसे 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यू विल बी गोइंग थ्रू क्वेश्चंस एंड यू विल बी सीइंग कि एग्जैक्टली आपकी गलतियाँ क्या हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ रहे हो, जैसे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, देयर इज़ अ चांस कि यू माइट अंडरस्टैंड इट लिटिल डिफरेंटली, राइट। मॉक एग्जाम जब आप दोगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट में रहेंगे, एंड जब आप दोगे यू विल अंडरस्टैंड कि क्लियर था कि नहीं। मतलब आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इफ़ यूर गेटिंग दिस पॉइंट, बट मेरे साथ था ये कि एक दो कॉन्सेप्ट्स में गलत ही समझ रहा था एंड मेरे माइंड में ही गलत थे वो, तो वो जो क्लियर आउट हुए हैं वो मेरे मॉक टेस्ट में हुए हैं सारे। सो मॉक टेस्ट तो देने ही हैं, वो तो क्लियर है। आई वुड से 8 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। फुल मॉक टेस्ट एज इन 6 आवर्स ईच, तो 3 आवर्स। अब तो वैसे CFA का एग्जाम की लेंथ कम हो गई, तो बट स्टिल उस समय तो ये था, तो आई जस्ट अज्यूम दिस वन ओनली। सो इसमें क्या करना है? मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, बट उसको रिवाइज करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। सो व्हाट आई विल टेल यू माई स्ट्रैटेजी, हाउ आई डिड इट। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। सो लेट्स से मेरे पास सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं उनको मार्क करता था। लेट्स से ABC, मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, आई मार्क, लेट्स से मैंने A मार्क कर दिया। अब इफ़ आई एम श्योर कि A ही है वाइल गिविंग द एग्जाम, तो मैं उस पर लिखूंगा टिक, मैं टिक डाल दूंगा उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 टिक A, विच मीन्स आई एम डेड श्योर कि ये A ही आंसर है। फिर नेक्स्ट में है लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आई एम कन्फ्यूज कि A है या B है। मतलब लेट्स अज्यूम कि 3 ऑप्शंस, एक ऑप्शन तो मैंने कंप्लीटली हटा दिया एंड आई एम कंफ्यूज बिटवीन 2। तो आई यूज टू लेट्स से मैंने उन दोनों में से आई थिंक B होना चाहिए, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज। मैंने B पर टिक कर, B को चूज़ किया एंड मैंने उस क्वेश्चन पर आई मेड अ स्क्वायर। तो इससे मेरे को क्या समझ में आता है कि आई एम कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन A एंड B, एंड देन इफ इन अ क्वेश्चन विच आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज A, B और C कौन सा है, आई जस्ट मार्क विच एवर आई थिंक, तुक्के से मार्क, तुक्का करके कंप्लीट फ्लूक, एंड मैं उसको एक सर्कल कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। तो इससे क्या होता है, जब मैं मार्क कर रहा होता हूँ एंड में, जब मैंने एग्जाम दे दिया एंड मैं मार्क कर रहा हूँ एग्जैक्टली ठीक है गलत है, आपको ये देखना है, इनफैक्ट मैंने भी ये किया था कि जो आपने टिक किया है जिसमें आप डेड श्योर हो, वो सारे क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। अगर नहीं है दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड वहाँ पर आपको डीप स्टडी करनी है, राइट। क्योंकि जहाँ जिस क्वेश्चन पे आप डेड श्योर हो और वो गलत है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम विच यू हैव टू कैच। एंड ऑनेस्टली मैं इस पर काफ़ी फोकस करता, तो मैं ऐसे करता था। तो ऐसे देखकर मेरे को समझ में आता था कि ऐसा तो नहीं मैं फ्लूक से आगे बढ़ रहा हूँ, एज इन कि अगर मैं एक क्वेश्चन पर श्योर हूँ, मैंने टिक किया उसे, आई वॉज श्योर एंड उस पर आई गॉट द मार्क्स, आई वुड बी लाइक कि ठीक है अच्छा किया। बट अगर वो मेरे गलत हो गए एंड लेट्स से मेरे जो स्क्वायर एंड सर्कल, मतलब कि स्क्वायर में आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 2, सर्कल में कन्फ्यूज बिटवीन ऑल 3, उस पर ठीक हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो दिस वॉज अ वे जिससे मेरे को खुद क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली मतलब मेरा टाइम बचता था, एंड इससे मैं खुद दिख सकता था कि जिसमें मैं श्योर हूँ उस पर मैं स्कोर कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी विच आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड हैव अ लुक, क्योंकि इसके थ्रू तो एटलीस्ट मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। सो अब दिस वॉज अबाउट इट कि एग्जैक्टली मेरा कैसे था। आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ अर्ली एंड दिस इज क्लियरली व्हाट आई रेकमेंड। स्टार्ट तो अर्ली करना ही करना है, वरना फंसने के बहुत हाई चांसेस हैं। स्टार्ट अर्ली करो, कंसिस्टेंट रहो। इट इज़ अबाउट रीडिंग मोर, इट इज़ नॉट अबाउट
टेकिंग अ सब्जेक्ट, उसको मैं पढ़ते रहूँ कि बिल्कुल एक चैप्टर को 3 बार पढ़ लिया एक दिन में एक साथ ही, कि ईच एंड एवरी थिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए. दैट इज़ नॉट अबाउट इट. यू हैव टू स्किम थ्रू द थिंग. क्योंकि CFA इज़ नॉट टेस्टिंग कि आपका एक कंसेप्ट पर कितना डीप आपकी लर्निंग है. अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो CFA के एग्जाम ऐसे बने हुए हैं कि वो आप विद इन अ सेकेंड ही आप टिक कर दोगे, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. तो CFA का पूरा करिकुलम ही ऐसे बना है, पूरा एग्जाम ऐसे बना है, दे जस्ट वांट टू नो कि आपको कंसेप्ट आता है कि नहीं. अगर आता है तो यू विल गो टिक, आगे बढ़ जाओगे. अगर नहीं आता तो यू विल बी कंप्लीटली कंफ्यूज. सो डू नॉट गो इनटू एक्सट्रीम डेप्थ इनटू एवरी कॉन्सेप्ट. क्लियर. स्पेशली इन लेवल 1 आपको इन डेप्थ जाना है, इन लेवल 3 नॉट इन लेवल 1. जल्दी स्किप करो. एंड आई मीन स्किप नहीं, स्किम्प, बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट स्किम्प. तो मतलब जल्दी करो एंड गो थ्रू द करिकुलम. एंड जब आप टेस्ट दोगे तब आपको बहुत समझ में आएगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मेन रीज़न वाई एक्चुअली आई गॉट सच एन अमेजिंग स्कोर, एंड सिंपली द रीज़न वॉज कि मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट्स में, एंड आई रियली वॉन्टेड टू लर्न. मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि मैं पास करूँगा, मेरे को CFA की सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, वो सेकेंडरी था. मेरे को जेन्युइनली आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट थिंग्स. सो इसलिए आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. एंड वन थिंग वॉज कि मैं खुद ट्रेड करता था. सो आई विल टेल यू, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु एक्चुअली बॉट माई कोर्स, वो मेरे को बोलते हैं कि जब मेरे कोर्स में मैंने डेरिवेटिव्स के बारे में बताया है, वो कहते हैं कि आपका कोर्स ही इतना क्लियर है कि मेरे को फिर डेरिवेटिव्स का वो करिकुलम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं मिली. क्यों? क्योंकि दे वर एक्चुअली ट्रेडिंग इन रियल लाइफ. एंड दिस एक्चुअली हैपन्स. अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हो, खुद इन्वेस्ट करो ना, जो आपको समझ आएगा ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन. एंड अगेन प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ये थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से भी कोर्स है. मतलब दिस कोर्स इज लिटिल ऑन द प्रैक्टिकल एज. नॉट completely practical of course, but as compared to all the certifications out there, जो भी हमारे फॉर्मल एजुकेशन है, MBA, MSc, ग्रेजुएट डिग्री एंड ऑल, उन सब को मिलाकर, उन सबके पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल डिग्री, प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन. सो अगर आप प्रैक्टिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, या ट्रेड कर रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए सिग्निफिकेंटली सिंपल हो जाएगा. एंड दिस इज क्लियरली माई big reason why I had an edge over everyone else, and this is the reason why I actually got such a big score. And this is also a reason कि मैंने पूरा CFA एक शॉट में क्लियर कर दिया. क्यों? क्योंकि मेरा खुद इंटरेस्ट था इस पर, एंड मैं खुद ट्रेड करता था, तो आई कुड रिलेट टू एवरीथिंग. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप CFA कर रहे हो, फर्स्ट थिंग आप खुद ट्रेड करना स्टार्ट करो, खुद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो. इन्वेस्टिंग अगर आप कर लोगे ना, थोड़ा बहुत हाथ जल जाएगा शायद आपका, क्योंकि शुरू में आपको इन्वेस्ट करोगे, बट अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्ली चीज़ें देखोगे, एनालाइज करोगे ना, तब आप देखोगे CFA क्या अमेजिंग करिकुलम है. मतलब क्लियरली इट इज़ सो फन, सो प्रैक्टिकल. कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर मोर फॉर कॉर्पोरेट्स, बट कुछ इतने ज़्यादा फन है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सोचते मैं खुद ही सोचा था कि मेरे तो 2-3 कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ही क्लियर हो गए थे बाय CFA करिकुलम. इनफैक्ट आप देखोगे कि जो मेरा कोर्स है उस पर मैंने खुद CFA कई सारे कंसेप्ट डाले हुए हैं. सो हाँ, मतलब CFA करिकुलम है, बहुत अच्छा है, इट इज़ सुपर फन. बट अगेन मेन थिंग इज़ दैट खुद इन्वेस्ट करो, खुद ट्रेड करो, एंड टेक इट एज अ लर्निंग. तो CFA देखोगे, इट इज़ सुपर फन, मतलब बहुत मज़ा आएगा, एंड यू विल गो थ्रू इट. एंड दिस इज़ क्लियरली मेरा एज था फ्रॉम अदर्स, एंड दिस इज़ हाउ आई वेंट अबाउट इट. सो दिस वॉज अबाउट माई जर्नी ऑफ CFA लेवल 1. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है CFA लेवल 1 पर, प्लीज़ मेरे को बताओ. आई विल गो थ्रू इट इन डिटेल अगेन, क्योंकि आई हैव एक्चुअली गोन थ्रू द कॉमेंट्स, उनको बहुत कॉमेंट्स मिलते हैं कि CFA लेवल 1 स्पेसिफिकली के बारे में बताना है. तो अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं मेरे को बताओ इन कमेंट्स. एंड ऑल्सो एक मेरा कोर्स था. एक कोर्स मतलब कि मैंने ईमेल कोर्स बनाया, इट्स कम्प्लीटली फ्री ईमेल कोर्स, एंड इट इज़ अबाउट द CFA सक्सेस माइंडसेट ईमेल कोर्स. तो ये 3 डे ईमेल कोर्स है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एंड उस पर जाओ, बस साइन अप कर दो. इट्स कम्प्लीटली फ्री. फॉर द नेक्स्ट 3 days यू विल रिसीव 5-6 emails. ठीक है. So in the next 3 days, just do whatever I tell you in the emails, and I am sure that deep within
you will feel amazing. Why? Because I believe that there is something called subconscious mind. And अगर आप subconscious mind में if you can actually bring in कि you have to clear CFA, there is no way out of it. And अगर आप deeply उसको absorb कर लोगे, जिसे कहते हैं ना हम manifestation, that kind of thing, so CFA बहुत easily हो जाएगा. And I feel कि मैंने manifestation उस समय मेरे को समझ नहीं आता कि exactly था क्या, but मैं खुद ड्रीम करता था because I always wanted to क्लियर CFA. मेरे को थोड़ा प्राइड भी होता था कि CFA यार मैं CFA बनूंगा तो मैं सर्टिफिकेशन मिल जाएगी. आई डेंट एग्जैक्टली डू इट जस्ट फॉर दैट नेम, बट थोड़ा लगता था कि यार मैंने CFA लेवल 3 कंप्लीट कर लिया, फिर मैं खुश हो रहा हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं सबके पास जा रहा हूँ, सब मेरे बारे में बोल रहे हैं, सब मेरे बारे में बोल रहे हैं कि हाँ दिस इज द पर्सन हु क्लियर्ड CFA. तो ये सारी चीज़ें मैं ड्रीम करता था. सो आई थिंक दिस इज इनडायरेक्टली आई वॉज मैनिफेस्टिंग ओनली विदाउट नोइंग इट. But later I realized that this is something called manifesting, and that is what I think that will definitely help you a lot. So if you want that, उसका course नीचे link पर होगा. This was about it. And again, कुछ topics हैं, कुछ specific topics about CFA level 1 मेरे को comments में बताओ. I will go through it in detail. And that's about it for this video. Like the video if you liked it, dislike if you disliked it, and I will see you in the next video. Bye bye.